नमस्कार, जी बिजनेस के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मनी गुरु शो है ये, और आज हम इंश्योरेंस बाजार के ऊपर चर्चा करेंगे। आपके इंश्योरेंस संबंधित प्रश्न यहाँ पर उठाएंगे। साथ ही आप भी इस शो का एक हिस्सा बन सकते हैं, अपने प्रश्न हमारे पास भेज सकते हैं। अगर आपको राय जाननी हो और चाहते हो कि टर्म प्लान लेना चाहते हो, या फिर आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस के विकल्प तलाश रहे हो, या फिर आप ट्रैवल इंश्योरेंस पे कोई राय लेना चाहते हैं, तो आप इस शो में ज्वाइन हो सकते हैं। अपने प्रश्न हमारे पास भेज सकते हैं। करना सिर्फ आपको यह है कि अपने मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाकर इंश्योर लिखकर INSUR इंश्योर लिखकर अपना पूरा सवाल लिखकर हमें भेज देना है 57575 पे। और साथ ही हमें मेल भी कर सकते हैं। moneyguru@zeenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है। आप इस पे मेल लिख के भी अपना प्रश्न भेज सकते हैं। आयोग के प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हर्ष रुंगटा जी, जो कि CEO हैं अपनापैसा.com के। हर्ष जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। नमस्कार। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और कौन से प्रश्नों को सबसे पहले उठाएंगे। आईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ की कुछ पॉलिसीज हैं, हेल्थ सेवर प्लान और लाइफ स्टेज RP प्लान, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। किस तरह की पॉलिसीज हैं और क्या बेनिफिट होगा इन प्लान में निवेश करने पर। साथ ही बिरला सन लाइफ सरल जीवन कैसा प्लान है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ साथ ट्रैवल इंश्योरेंस से जुड़ी एक क्वेरी है, इसको भी उठाएंगे। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और SMS के जरिए प्रश्न आया है, इनफैक्ट मेल के जरिए है। RS नपित जी का प्रश्न मध्य प्रदेश से प्रश्न है। हर्ष जी जानना चाहते हैं कि आईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ की 2 पॉलिसीज में इन्होंने निवेश किया है और उनका निवेश कैसा है। इन्होंने अपनी उम्र 34 साल भेजी है और जो इनकम भेजी है वो 30,000 प्रति माह की इनकी इनकम है। प्लान उन्होंने चूज करे हैं, उस पर अगर नजर डालें तो आईसीसी प्रूडेंशियल हेल्थ सेवर प्लान, और साथ ही साथ इसके अलावा जो दूसरा प्लान है इनका वो है लाइफ स्टेज RP प्लान। ये भी आईसीसी प्रूडेंशियल की ही पॉलिसी है और 7,500 रुपये निवेश कर रहे हैं। लाइफ स्टेज RP प्लान में लगभग सालाना प्रीमियम भरते हैं और वैसे छमाही प्रीमियम भर रहे हैं दूसरे प्लान में। किस तरीके के दोनों प्लान है, क्योंकि हेल्थ सेवर प्लान में देखा कि मार्केट यूनिट लिंक कंपोनेंट भी है इस प्लान में, और साथ ही साथ दूसरा प्लान है, हालांकि अब तो बाजार में उपलब्ध नहीं है, पर किस तरीके के फीचर्स हैं दोनों ही प्लान में। अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे तो फायदा होता हुआ नजर आएगा। क्या बने रहे इन दोनों निवेश में? नहीं, तो जैसे आई थिंक मोस्ट इन्वेस्टर्स जो गलती करते हैं वो ये कि अपनी इन्वेस्टमेंट नीड्स और अपनी इंश्योरेंस नीड्स को साथ में जोड़ते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस में तो खास करके बहुत ही इससे नुकसान होता है उनको। तो जो हेल्थ सेवर प्लान है इसमें जो इंश्योरेंस पार्ट है बहुत महंगा है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। इनके पास अपना मेडिक्लेम प्लान होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो पोर्टेबिलिटी की गाइडलाइंस हैं वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के हेल्थ प्लान्स पर अप्लाई नहीं करती। यानी जो इन्होंने यहाँ पे इनका जो हेल्थ रिकॉर्ड बिल्ड किया होगा वो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब इनको जो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कोई भी नॉन लाइफ कंपनी से ले लें। अपोलो म्यूनिक है, मैक्स बूपा है, या और कोई कंपनी जो इनको अच्छी लगती हो, लेकिन पहले वो ले लें, उसके बाद इस पॉलिसी को और पेमेंट इसमें ना करें, और जब भी इसमें से विड्रॉ कर सकें जो भी पोर्शन यूनिट में गया है उसको आप विड्रॉ कर लें। जो दूसरा लाइफ स्टेज रेगुलर प्रीमियम है, अगेन इसमें इन्होंने लिखा नहीं है कि कौन से फंड में निवेश किया है इन्होंने, बट अगेन एलोकेशन चार्जेस इसमें अभी भी हैं, इवन 4th ईयर के बाद भी रहेंगे। तो मेरे ख्याल से इनको इस पॉलिसी में और पेमेंट नहीं करना चाहिए। फंड कैसा है, उसका परफॉर्मेंस रिलेटिव टू मार्केट कैसा रहा है ये देख लें, और अगर फंड ठीक है तो इसमें कंटिन्यू होने दें, वरना 5 साल के बाद जो है पैसे विड्रॉ कर लें ताकि सरेंडर चार्जेस इनको ना लगे। चलिए एक और प्रश्न हमारे पास इंश्योरेंस पोर्टफोलियो से रिलेटेड आया है। अमित कटियार जी समय लाइन पर अपना प्रश्न पूछने के लिए बेंगलुरु से। अमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना प्रश्न। हर्ष जी नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है, एक्चुअली मैंने सिटी बैंक से ये पॉलिसी ली थी बिरला सन लाइफ सरल जीवन, और ये सिर्फ मेरा मोटिव था टैक्स सेविंग का, तो मैंने इसलिए ले लिया था। अभी क्या हुआ, मेरी ये पॉलिसी 3.5 ईयर ऑलमोस्ट मैंने चलाया है जी। मेरी पॉलिसी में जो पैसा है वो 60,000 है, और जो मैंने पेड किया है वो ऑलमोस्ट 1,10,000 या 20,000 के अप्रोक्सीमेटली पे किया है जी। तो मैं अभी, मुझे लगता नहीं मुझे पॉलिसी कंटिन्यू करना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ये पॉलिसी अभी विड्रॉ कर लूं, क्योंकि अभी मेरी अमाउंट 60,000 है, या इसको 2 इयर्स जो मेरा जो हॉलिडे पीरियड है उसके बाद विड्रॉ करूं, या इसमें मैं और पैसा डालूं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 60,000 का मुझे लॉस हो चुका है।
कुल मिला के मैं पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है पॉलिसी कुछ भी दे रही है। सेकेंड क्वेश्चन, बिरला सन लाइफ में भी सेम सिचुएशन है। 3 साल मैंने 3 प्रीमियम पे किया है 18,000, और मेरा जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट शायद 12,000 समथिंग अभी है। ये आप LIC की पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो दूसरा सवाल पूछ रहे हैं? नो, पहला सवाल मेरा बिरला सन लाइफ के लिए था, जिसमें मैं 3 साल 4-5 महीने मैंने पे किया है कंटिन्यू। अभी मैं हॉलीडे पीरियड में हूँ, चलिए, और उसमें मेरी अमाउंट 60,000 रह गई है, जो मैंने पे करी है 1 लाख पर ईयर का। मेरा जो जी, आपका दूसरा सवाल बिरला सन लाइफ के लिए है, जिसमें मेरी प्रीमियम 6,000 है, यूनिट लिंक पॉलिसी है ये, और 3 इयर्स ये भी पे कर चुका हूँ, और उसमें मेरा 13,000 ही है। चलिए, आपको राय दिला देते हैं किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। बिरला सन लाइफ सरल जीवन जो आपने इस प्रश्न पूछा है, और आपकी बाकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है LIC चाइल्ड केयर, LIC जीवन आनंद, इनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर हर्ष जी, यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने प्रीमियम भरा और आप कह रहे हैं कि पॉलिसी में यूनिट्स में जो एलोकेट हुए उसके बाद मार्केट में जो गिरावट है, सीधा असर इनकी यूनिट एलोकेशन बढ़ता हुआ नजर आया और अब घाटा ही फेस करने को मिल रहा है, तो क्या अब इन स्तरों पर निकल जाना चाहिए या फिर इस पॉलिसी को कंटिन्यू करते जाएं, लंबी अवधि फायदा होता हुआ नजर आएगा? किस तरीके से आप इनको ओवरऑल पोर्टफोलियो देखते हैं इंश्योरेंस रिलेटेड? तो खैर, जो एक आम गलती लोग करते हैं कि सिर्फ टैक्स बचाने के लिए कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे। जब आप एक यूलिप प्लान लेते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड लें, अगर वो इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड है या फिर यूलिप हो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का, तो उसमें मार्केट रिस्क आपका है। तो यानी इक्विटी का फंड अगर आप चूज करेंगे तो उसमें मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक नॉर्मली आपका भी पैसा ऊपर नीचे होगा। तो जो लॉस इनको लगा है वो 2 कारणों से लगा। एक तो वेरी हाई चार्जेस होते हैं इसमें, तो वो चार्जेस तो इनके इन्वेस्टमेंट में गए ही नहीं, तो वो तो पैसा लग गया। और सेकेंडली, जो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हुआ उसमें भी घाटा चल रहा है फिलहाल, चूंकि मार्केट्स इतने अच्छी तरीके से उनकी रेट इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए तो ये सबसे पहली इसमें इशू ये थी कि इन्होंने इसको समझा ही नहीं। अब आगे क्या करना है इस पे, ऐसा है कि दोनों को कंबाइन, पहली बात तो इंश्योरेंस इनफ होना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ प्लीज इन्वेस्टमेंट ना देखें। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका परिवार अपनी जो जिंदगी है वो निर्वाह कर पाएगा क्या? आपके जो गोल्स हैं वो मीट हो पाएंगे क्या? तो उसके लिए एक इनफ लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। तो इन्वेस्टमेंट से सोचने के पहले लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सोचिए, लेकिन सही लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सोचिए। टर्म इंश्योरेंस आप लीजिए, ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस लेंगे और भी सस्ता पड़ेगा आपको, लेकिन वो इनफ होने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है आपकी नीड्स क्या है, कितने समय बाद आपको पैसा चाहिए है, टैक्स ब्रेक्स आपको चाहिए हैं कि नहीं, रिस्क लेने की आपकी कैपेसिटी कितनी है। तो आप PPF में भी पैसा डाल सकते हैं अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी कम है और टैक्स ब्रेक्स चाहिए आपको, या अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स डाल सकते हैं टैक्स ब्रेक्स के लिए, या फिर रेगुलर इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स कर सकते हैं। आजकल बहुत अच्छे मार्केट में बॉन्ड्स आ रहे हैं। कई इन्वेस्टमेंट के विकल्प आपके सामने हो सकते हैं। जहां तक LIC पॉलिसीज का सवाल है, अगेन ये ट्रेडिशनल पॉलिसीज है और ट्रेडिशनल पॉलिसीज में नॉर्मली रिटर्न बहुत ही पुअर आता है। तो ट्रेडिशनल पॉलिसीज में तो कभी भी इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। कंटिन्यू करें कि नहीं करें कहना मुश्किल है, सरेंडर वैल्यू देखना होगा। तो आप किसी अच्छे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से आप सलाह करिए कि इन पॉलिसीज को कंटिन्यू करें या ना करें। जो भी फीस आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को देंगे वो फीस आपकी, उसका पैसा वसूल हो जाएगा आपका सिर्फ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से ही, और जो एडिशनल बेनिफिट्स इन्वेस्टमेंट के मिलेंगे वो अलग। जी हर्ष जी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, पर कहीं मत जाइए क्योंकि आज इंश्योरेंस बाजार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आपके इंश्योरेंस से जुड़े प्रश्न यहाँ पर उठा रहे हैं और सवाल को जवाब देने के लिए हर्ष टूंगटा जी CEO अपने पैसा.com के हमारे साथ जुड़े हैं। एक चलिए हर्ष जी, एक SMS हमारे पास आया है अरुण जी का दिल्ली से। ट्रैवल इंश्योरेंस पे इनका प्रश्न है, ये ले लेते हैं। पिता बनने वाले हैं ये और फरवरी में ये कह रहे हैं कि इनको अपनी पत्नी के साथ कनाडा जाना है और अब जानना चाहते हैं कि क्या प्रेगनेंसी कवर मिल सकता है इनकी पत्नी को अगर ये यात्रा के दौरान यहाँ पर अगर कनाडा जाते हैं तो क्या उसमें प्रेगनेंसी का कवर मिलेगा इनकी पत्नी को? किस तरीके से आप देखते हैं, क्या ये कवर भी मौजूद है यहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज में, और ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज का बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं? क्या ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज कई रिस्क कवर करती हैं। सबसे मेजर रिस्क जो वो कवर करती हैं वो अगर कोई डिजीज या एक्सीडेंट के वजह से आप आकस्मिक
हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए जब आप बाहर गए हैं, तो उस हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा कवर करते हैं। और भी कई रिस्क, अगर आपका पासपोर्ट खो जाए, आपका बैगेज खो जाए, एयरलाइन आपका बैगेज खो देता है, या आप कनेक्टिंग फ्लाइट मिस कर देते हैं बिकॉज ऑफ द डिले, या पीछे से आपके घर में बर्गलरी हो जाती है, ये कई रिस्क कवर करते हैं। हर रिस्क कवर करने का एडिशनल पैसा लगता है। लेकिन क्लियरली जो ये चाहते हैं कि इनकी वाइफ ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और अगर वो वहाँ उनकी डिलीवरी होती है तो वो कवर हो, तो वो तो एटलीस्ट इंडिया में ऐसी कोई पॉलिसी है ऐसा तो मुझे नहीं पता। वो कनाडा में पता कर सकते हैं कि ऐसी पॉलिसी मिलेगी कि नहीं। मुश्किल लगता है मुझे कि ऐसी कोई पॉलिसी मिले जो इनकी प्रेगनेंसी आज की तारीख में कवर करे। चलिए एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और मेडिक्लेम से जुड़ा ये प्रश्न है। अपना प्रश्न पूछने के लिए इस समय राजकुमार जी लाइन पे हैं मुंबई से। राजकुमार जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस से। पूछिए अपना प्रश्न जी। चलिए यहाँ पर जो इनका प्रश्न है ये ले लेते हैं क्योंकि संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। मेडिक्लेम पे एक प्रश्न आया है हर्ष जी, और इनके बेटों की जो उम्र है इन्होंने मेंशन करी है वो 21 साल और 26 साल मेंशन करी है। और इनका जो एक बेटा है वो अमेरिका में नौकरी करता है और छोटा बेटा जो है उसकी नौकरी चेन्नई में लगी है। तो अब जानना चाहते हैं कि दोनों के पास क्या ये ऑप्शन है कि वो मेडिक्लेम ले सकें भारत में, तो किस तरीके से देखते हैं। इन्होंने एक और चीज मेंशन करी है कि जिनको जो बड़ा बेटा है जो अमेरिका में नौकरी करता है वो साल में एक बार ही भारत आता है, तो क्या उसको मेडिक्लेम मिल सकता है? नहीं तो खैर मेडिक्लेम दोनों को ही मिल सकता है। एनआरआईज को भी मेडिक्लेम मिल सकता है। इनफैक्ट उसकी तो उम्र 26 साल है और अगर कोई भी एडवर्स अगर वो फाइंडिंग नहीं है, यानी उसको कोई एग्जिस्टिंग डिजीजेज नहीं है, कोई पिछले अभी तक वो कभी हॉस्पिटल में नहीं गया और कुछ भी उसको अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो ये पॉलिसी वो ऑनलाइन भी खरीद पाएगा। और उनके छोटे लड़के को तो खैर मिल ही जाएगी इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो एक चीज़ का सिर्फ ध्यान रखिए कि जो भी पॉलिसी आप इंडिया से खरीदेंगे वो सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इंडिया में कवर करेंगे। तो जो उनका यूएस वाला बेटा है अगर वो यहाँ पे पॉलिसी लेता है तो वो सिर्फ अगर यहाँ आके ट्रीटमेंट लेता है इंडिया में तो ही कवर होगा। अगर यूएस में उसको कोई ट्रीटमेंट लेना पड़े तो वो यहाँ की पॉलिसीज से कवर नहीं होगा। उसको या तो वहाँ की पॉलिसी लेनी पड़ेगी या अगर नौकरी वहीं कर रहा है तो वहीं से उसको पॉलिसी उसकी लेनी पड़ेगी। जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आपकी तरफ से राय है उसमें लिखा है कि 3 लाख का मेडिक्लेम यहाँ पर ले सकते हैं और टॉपअप कराएं उसके बाद 5 लाख का। तो किस तरीके से ओवरऑल फंक्शन करेगा? क्या प्रीमियम्स कम देने पड़ेंगे अगर टॉपअप लेते हैं? अगर टोटल 8 लाख का ही प्रीमियम, 8 लाख का यहाँ पर बीमा ले लें तो उसके लिए क्या प्रीमियम ज्यादा बैठता है? बिल्कुल। दो तरीके से ले सकते हैं। आप ले सकते हैं एक 3 लाख की बेसिक पॉलिसी और उसके ऊपर 5 लाख का टॉपअप विद अ डिडक्टिबल ऑफ 3 लाख। यानी अगर एक बीमारी में खर्चा अगर समझो 6 लाख आता है तो बेस पॉलिसी से 3 लाख मिल जाएगा और टॉपअप में से 4 मिल जाएगा। 5 लाख की पॉलिसी में से 3 निकाल दीजिए और 4 आपको मिल जाएगा। तो ये उनको क्लियरली, और उसमें अगर आप 8 लाख की एक पॉलिसी लेंगे वो ज्यादा महंगी पड़ेगी। और अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये बहुत ही सस्ता विकल्प है। 3 लाख बेसिक पॉलिसी, 5 लाख का टॉपअप। अपोलो म्यूनिक की बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसमें कोई रिन्यूएबिलिटी टिल लाइफ टाइम है, कोई को पेमेंट्स नहीं है, कोई सब लिमिट्स नहीं है रूम्स की। तो ये पॉलिसी वो देख सकते हैं और कोई पॉलिसी चाहे तो वो भी देख सकते हैं। चलिए अपना प्रश्न पूछने के लिए समय एकविंदर जी लाइन पे हैं दिल्ली से। एकविंदर जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना प्रश्न। देखिए, हमने 2 रिलायंस की पॉलिसीज ली थी करीब 4 साल पहले। एक गोल्डन ईयर्स प्लस प्लान था और एक रिलायंस सिक्योर चाइल्ड रेगुलर प्लान था। जी बिल्कुल। तो अब हम उसमें ये पता कर रहे हैं अभी, क्योंकि एनएवी वगैरह काफी लो चल रही है तो काफी लॉस में चल रहा है। अभी हमारी पॉलिसी है करीब 10-11 हजार की डेफिसिट आ रहा है उसमें जी। तो आज के रेट में तो वही मैंने पूछना था कि इसको किस तरीके से कंटिन्यू किया जाए या नहीं जाए, या स्कोप क्या है आगे फ्यूचर में इन दोनों पॉलिसीज का। चलिए आपको राय दिलाते हैं हर्ष जी से। हर्ष जी, यहाँ पर जो 2 पॉलिसीज चुनी बाजार में अब वो उपलब्ध तो नहीं है, पर यहाँ पर पुरानी पॉलिसीज जारी रहेंगी। रिलायंस की पॉलिसीज हैं, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के सिक्योर चाइल्ड और गोल्डन ईयर्स प्लान प्लस। सिक्योर चाइल्ड जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पर चाइल्ड प्लान है और गोल्डन ईयर्स प्लान प्लस जो है वो पेंशन प्लान है। पेंशन प्लान पे वैसे ही काफी बड़ा विवाद है, इस समय नए पेंशन प्लान लॉन्च होने में काफी दिक्कत हो रही है। किस तरीके से आप देखते हैं दोनों प्लान्स में? लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे तो फायदा होता हुआ नजर आएगा, या फिर जो पहले चाइल्ड प्लान में एलोकेशन चार्जेस देखें तो काफी ज्यादा देखने को मिले हैं इनको शुरुआती सालों में, तो क्या लंबी अवधि के लिए निवेश कंटिन्यू रखें?
नहीं, तो जैसे नॉर्मली पहले यही हमारी एडवाइस हुआ करती थी कि आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करें क्योंकि हैवी चार्जेस आप दे चुके हैं। लेकिन अभी अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देखें, जो कट गए चार्जेस तो फिर पैसा इन्वेस्ट हुआ, अब उस इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न मिला है आपको, कम से कम उस इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिला वो कंपेरेबल रिटर्न होना चाहिए। अगर निफ्टी का है, जो भी इंडेक्स से वो लिंक्ड है, या फिर उसी टाइप का अगर कोई म्यूचुअल फंड है तो उसमें क्या रिटर्न मिला है, उसके बेसिस पे देखें तो दोनों ही प्लान्स में अगर इन्होंने इक्विटी ऑप्शंस चुने हैं तो रिटर्न्स जो हैं वो मार्केट के रेफरेंस से कम है, यानी इनको रिटर्न्स भी कम मिल रहे हैं। और चार्जेस तो खैर काफी हद तक ये ऑलरेडी लग चुके हैं इनकी जेब से, लेकिन अब और भी आगे भी थोड़े चार्जेस तो लगेंगे। तो मेरे ख्याल से इनको क्लियरली इस प्लान को सरेंडर कर देना चाहिए, बिकॉज परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन गुड। इसलिए नहीं कि और आगे क्या परफॉर्मेंस रहेगा खैर ये कहना मुश्किल है। खाली एक चीज ध्यान रखें, पेंशन प्लान जब सरेंडर करेंगे उसका टैक्स इम्प्लीकेशन हो सकता है अगर इन्होंने इस पे टैक्स ब्रेक लिया है पास्ट में। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, यहां से पैसा निकाल के अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप ध्यान करें कि इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क आपकी है, कोई भी आपको अश्योर नहीं कर सकता। तो अगर आपको इक्विटी की रिस्क नहीं लेनी, यानी उसका रिटर्न भी नहीं मिलेगा और रिस्क नहीं लेनी है, तो आप सेफ जगह पे इन्वेस्ट करिए, पीपीएफ में डालिए, वहां पे आपको 8.6% टैक्स फ्री मिल रहा है। ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा लेकिन अच्छा रिटर्न मिलेगा। और अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी देख सकते हैं। जहां तक पेंशन का सवाल है तो एनपीएस बहुत ही अच्छी स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, वहां पे भी उनको ध्यान देना चाहिए कि वो पैसा न्यू पेंशन स्कीम में भी लगाया जा सकता है। चलिए एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनुराग जी से मैं लाइन पे अपना प्रश्न पूछने के लिए गुजरात से। अनुराग जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी वजन से पूछिए अपना प्रश्न। हाँ जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मुझे एक ऐसा टर्म पॉलिसी बताएं जिसमें 50 लाख का कवर हो और मुझे डायबिटीज है, वो डायबिटीज को कवर करता हूँ। मेरे पास एग्जिस्टिंग पॉलिसी एसबीआई लाइफ का स्मार्ट परफॉर्मेंस, जिसमें मुझे 12,000 प्रीमियम देने पड़ रहे हैं और 25 लाख का कवर है। मुझे 50 लाख के कवर के लिए कोई बेस्ट पॉलिसी जो डायबिटीज को इशू करते हुए ऐसा बताइए। जी, आपने ये भी मेंशन किया कि एसबीआई लाइफ से संपर्क किया तो आपको जो ज्यादा कवर मिलना चाहिए था उसके बदले कम कवर मिला है, 50 लाख का ही मात्र कवर मिल पाया है आपको क्योंकि आपको डायबिटीज है। जी चलिए यहाँ पर आपको राय दिलाते हैं किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। हर जी कोई ऐसी पॉलिसीज बताएं जो डायबिटीज भी कवर करती हो, इनको कितनी मुश्किल फेस करने को मिल सकती है और ये 50 लाख का यहाँ पर कवर लेना चाहते हैं। हालांकि अभी जो उन्होंने पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है वो एसबीआई लाइफ स्मार्ट शील्ड है, उसमें सिर्फ 25 लाख का कवर इनको मिल पाया है। तो किस तरीके से आप इनको एडवाइस करेंगे, कैसे आगे बढ़े? तो ऐसा है अनुराग जी कि आपकी अगर डायबिटीज बहुत अगर जो आपका शुगर लेवल से अगर बहुत हाई है तो आपको टर्म पॉलिसी मिलने में दिक्कत आएगी। लेकिन आप प्लीज कंप्लीटली डिस्क्लोज करके ही लीजिएगा। बिना डिस्क्लोज करे आप लेंगे तो उस पॉलिसी लेने में बिल्कुल भी फायदा नहीं है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता उस पॉलिसी का अगर क्लेम आता है तो वो क्लेम मिलने में आपके परिवार वालों को दिक्कत होगी। तो प्लीज कंप्लीटली डिस्क्लोज करिए। आपके केस में मेरे ख्याल से रियली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन आपको देगा रादर देन दी कॉस्ट इटसेल्फ। तो मेरे ख्याल से आपको जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें सब में ट्राई करना चाहिए। आप ऑफलाइन के लिए ट्राई करिए, ऑनलाइन में मिलना थोड़ा सा मुश्किल शायद आपके लिए हो सकता है। आप एक काम कर सकते हैं कि अपना पैसा जैसी से कंपैरिजन साइट से वहां पर आप जाके देखिए, और थोड़े दिन तक ही कंपैरिजन अनफॉर्चुनेटली रहने वाला है, 31 जनवरी तक ही। उसके बाद कंपैरिजन्स कई साइट्स से निकल जाएगा, लेकिन तब तक आप कंपैरिजन देख लीजिए और फिर एक या दो कंपनी में आप अप्लाई करिए, कंप्लीटली डिस्क्लोज करिए आपने कहाँ कहाँ अप्लाई कर रखा है और जो आपको एडिशनल प्रीमियम देना ही पड़ेगा, लेकिन एडिशनल प्रीमियम देके अगर आपको कवर मिल जाता है तो आप उसको ले सकते हैं। जी हर्ष